गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं, भागलपुर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इन सीरीज़ है, तो आइए भागलपुर के इतिहास को देखते हैं। अतीत के आईने में भागलपुर शहर। भागलपुर शहर का अस्तित्व गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर लगभग 3000 साल से कायम है। कब से? 3000 साल से भागलपुर अस्तित्व में है, गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर। याद रखिएगा, बीपीएससी फैक्ट है। आगे हम लोग मूव करते हैं। इसकी पहचान हमेशा एक व्यावसायिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में रही है। ये क्यों रही है, यही आपको समझना है। व्यावसायिक क्यों रही है? प्रोफेशनल, बिकॉज जो यहाँ का भौगोलिक अर्थव्यवस्था था, सिचुएशन था, एंड एट द सेम टाइम जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज था, वो कहीं ना कहीं इसको व्यवसायिक बना रहा था। उसके साथ सांस्कृतिक कैसे रहा, संस्कृति के केंद्र में कैसे रहा, तो ये चंपा की राजधानी, चंपा वाला एरिया का राजधानी रहा। और इस इतिहास के पीरियड से ही ऐतिहासिक शहर होने की वजह से सिटी के रूप में डेवलप रहा। तो जहाँ पर भी सिटी रहता है, वो आप जानते हैं कि हॉट स्पॉट ऑफ कल्चर के रूप में देखा जाता है। बहुत सारी जगह से लोग आकर के वहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से वो हॉट स्पॉट के रूप में देखा जाता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक दोनों रहा। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में शहर का अस्तित्व एक उपनगर के रूप में था, जो अंग देश की राजधानी चंपा से सटा था। ये चंपा से क्या था, आपको सटा हुआ था, और अंग देश का राजधानी था चंपा। लेकिन समय का तकाजा देखिए, अब चंपा ही उपनगर बनकर चंपा नगर हो गई, और भागलपुर ही शहर का मुख्य केंद्र हो गया। तो देखिए किस तरीके से सिटी डेवलपमेंट का ये एक हिस्ट्री है। चंपा ही उपनगर बनकर चंपा नगर हो गया, और भागलपुर ही शहर का मुख्य केंद्र हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समय अब चल रही है 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य में। इस शहर में मुसलमानों का शासन था। कब से कब तक? 12वीं से लेकर के 18वीं, डैट मीन्स 700 साल। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 700 ईयर्स किनके? मुस्लिम्स हैज रूल्ड दिस लोकेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। इस दौर में भागलपुर शहर में सूफी संस्कृति का एक अहम केंद्र हुआ करता था। किस चीज़ का? सूफी संस्कृति का। डैट मीन्स जो मुसलमान संत थे, जो मुसलमान ईश्वर पर विश्वास रखते थे, कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए थे, इस्लाम कल्चर से, वो सूफी संस्कृति का डेवलपमेंट यहाँ पर करा है। क्योंकि 700 ईयर्स तक यहाँ पर मुसलमानों का राज चल रहा। आगे मूव करते हैं। यहाँ दर्जनों मस्जिद, दरगाह, मजार, खानकाह, ईदगाह और इमाम बाड़े थे। आधुनिक भागलपुर शहर में घूमने के पर इन केंद्रों का अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। अब ये जो आगे हम लोग देखें कि मस्जिद किसे कहते हैं, तो मुसलमान समुदाय का उपासना स्थल, जहाँ पर यानी कि पूजा करते हैं उसको। फिर दूसरा, मजार किसे कहते हैं? किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत के कब्र अर्थात दफन करने के स्थान को, जहाँ पर ये कोई संत की दफन होता है, उसको मजार कहते हैं। मकबरा किसे कहते हैं? कब्र या मजार पर बनाई गई भव्य इमारत को मकबरा कहते हैं। खानकाह सूफी संतों का धार्मिक केंद्र को खानकाह कहा जाता है। ईदगाह मुसलमानों के ईद की नमाज पढ़ने के विशेष स्थल, जो सामान्यतः खुले मैदान के रूप में होता है, उसे ईदगाह कहते हैं। इमाम बाड़ा शिया मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक स्थल, जहाँ मुहर्रम में शोक सभा या मजलिस का आयोजन होता है, उसे इमाम बाड़ा कहा जाता है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। ये याद रखिएगा, शिया समुदाय से इमाम बाड़ा लिंक्ड है। हम लोग आगे मूव करते हैं। घने मोहल्ले एवं दर्जनों बाजार से घिरा भागलपुर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक शहरी केंद्र था। आप समझ गए, मैंने पहले भी चर्चा किया है क्यों था, इसका रीजन बताया। क्योंकि 12वीं से 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर कहीं ना कहीं राजधानी रही, और प्रशासनिक केंद्र भी रहा, राजधानी के रूप में रहा, जिसकी वजह से ये व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक शहरी केंद्र के रूप में उभर कर रहा। शायरी एवं नृत्य, संगीत आमतौर पर मनोरंजन के साधन थे। यहाँ पर इस शहर में ऐशो आराम सिर्फ कुछ अमीर लोगों के हिस्से में आती थी। अमीर और गरीब का बीच फासला बहुत गहरा था। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए ये एक दृश्य दिखाया गया है, हम लोग इसको भी देखते चलते हैं। मौलाना चक की मस्जिद में नमाज अदा करते श्रद्धालु
मुगल बादशाह जहांगीर एवं फर्रुख शियार के शासनकाल में निर्मित भागलपुर रेलवे स्टेशन से करीब 50 मीटर पश्चिम दक्षिण तंतारपुर में स्थित हजरत मोहम्मद साहब का पवित्र अवशेष सुरक्षित होने के कारण यह मुसलमानों का पवित्र धर्मस्थली है। इस मोहल्ले में एक मदरसा था और यहाँ शिक्षा पाकर विद्वान मौलवी हुए, इसी कारण से इसका नाम मौलाना चक पड़ा। तो आप समझ गए कि किस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है, किस समय में बना। तो जहांगीर एवं फारूक सियार के शासनकाल में ये चीज़ यहाँ पर मौलाना चक बना और वहाँ पर एक मदरसा भी बना। तो देखिए किस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था गंगा यमुनी कल्चर, तो ये गंगा यमुनी कल्चर का भी एक इंडिकेशन है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग योर मेंस एग्जामिनेशन एंड एट द सेम टाइम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। लेट्स मूव अहेड। ये देखिए शाहगांजी का मकबरा। शाहगांजी का मकबरा भागलपुर रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण में है। ये भी देखिए ततारपुर पश्चिम दक्षिण, और आपको जो दूसरा लोकेशन है ये भी पश्चिम दक्षिण में ही है। ऊंचे टीले पर एक स्थित है और नीचे तालाब एवं मस्जिद है। यहाँ प्रतिवर्ष मुहर्रम का मेला लगता है। ताजिया का पहलाम यानी कि विसर्जन इसी स्थान पर किया जाता है। आगे हम लोग मूव करते हैं, आगे देखते हैं। औपनिवेशिक काल में भागलपुर शहर, दैट मीन्स भागलपुर इन द पीरियड ऑफ कोलोनियलिज्म। लेट्स सी। हम औपनिवेशिक शहरों के बारे में पीछे अध्ययन कर चुके हैं। भागलपुर शहर का हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग था। दैट मीन्स इट वॉज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट दैन द अदर कोलोनियल सिटीज़। लेट्स सी हाउ। यह शहर परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। यह शहर 3 कस्बों चंपा, भागलपुर और बरारी को मिलाकर विकसित हुआ था। भागलपुर किसको मिलाकर के विकसित हुआ था? चंपा, भागलपुर, बरारी। ये याद रखिएगा। किस समय में? ये आपको औपनिवेशिक पीरियड चल रहा है। औपनिवेशिक पीरियड किसे बोल रहे हैं? कॉलोनियल पीरियड को। जब भागलपुर नगर पालिका की स्थापना हुई तो पहले 2 कस्बे चंपा और भागलपुर इसमें शामिल किए गए। बाद में बरारी भी सम्मिलित हुआ और आज तीनों कस्बे भागलपुर के नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। तीनों कस्बे किसके अंतर्गत आते हैं? भागलपुर नगर पालिका के अंदर। तो ये बात याद रखिएगा आप। आगे हम लोग मूव करते हैं। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी गलियां अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और पेशे के मोहल्ले थे। ये क्या कह रहा है कि समवेयर द डिस्टिंक्शन ऑफ लोकेलिटीज वाज बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड प्रोफेशन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। डैट मीन्स जो मोहल्ला का डेवलपमेंट हो रखा था वहाँ पर, वो इन आधार पर हो रखा था। उसमें क्या था? जाति था, धर्म था, भाषा था और पेशा था। अलग अलग समय पर विविध प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले समुदाय भागलपुर शहर में आए और बस गए, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑर्गेनिक हिस्ट्री था, ऑर्गेनिक सिटी है। मतलब टोटल लिविंग लाइवलीहुड इसके अंदर है। इट इज़ एक्सटेंडिंग इट्स हॉरिजन इन डिफरेंट टाइम पीरियड। और आप देख रहे हैं कि हर एक सभ्यता में ये कहीं ना कहीं, हर एक समय में कहीं ना कहीं ये राजधानी और शहरी केंद्र का जगह रहा, शहरीकरण का जगह रहा, जिसकी वजह से भागलपुर शहर में अनेकों टाइप के विविध डेवलपमेंट होते रहे हैं। 19वीं सदी में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, भू राजस्व व्यवस्था एवं व्यवसायों का नए अवसर का नतीजा यह हुआ कि भागलपुर शहर में बंगला भाषियों एवं मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ। ये आगमन कब हो रहा है? तो आपको कॉलोनियल पीरियड में। क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं भू राजस्व और व्यवसाय का नए अवसर देख करके। और उसको किस फोर्स से मदद दिया जा रहा है? आधुनिक शिक्षा से। कब? 18वीं से 19वीं शताब्दी में। डैट मीन्स 1800 ईयर्स में। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। शहर की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। भोजन, पहनावे, कला, साहित्य और संस्कृति के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू फारसी पर आधारित शहर संस्कृति की नई रुचियों के नीचे दब गई। अब ये जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फोर्सेस जो है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, यू विल फाइंड दैट यू विल सी उर्दू फारसी पर आधारित संस्कृति केंद्र ऑल्सो, जिसको गंगा जमुनी संस्कृति बोलते हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में
अंग्रेजों के प्रयास का लाभ सबसे पहले यहाँ के बंगाल जनों ने उठाया। किसने उठाया? बंगाल जनों ने। विच टाइप ऑफ एजुकेशन? वेस्टर्न एजुकेशन। देखते देखते एक समय ऐसा भी आया कि शहर में बंगाल से आए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्लर्क, शिक्षक, लेखक अधिकतर बंगाली हुआ करते थे। कौन थे? बंगाली। क्यों हुआ करते थे बंगाली? बिकॉज ऑलरेडी दे हैव टेकन ड्यूज एडवांटेज ऑफ English education system, that means modern education system, because of which these people have took the advantage. Those were whom? Bengali. उसके बाद जो आपके मारवाड़ी, भागलपुर शहर के बुढ़नाथ, मंसूरगंज, आदमपुर, खंजरपुर का इलाका मुख्य रूप से बंगला भाषियों से पटा था। तो बंगला भाषी किधर रह रहे थे? बूढ़नाथ, मसूरगंज, आदमपुर और खंजरपुर के इलाका में। ये बंगला भद्रजन अपनी संस्कृति और साहित्य का छाप लेकर शहर में आए और बंगला परिवेश का निर्माण किए। इन्होंने क्या किया? बंगला सिविलाइजेशन, बंगला कल्चर से इस शहर को रंग दिए। साहित्य और संस्कृति पर भी इसका प्रभाव दिखता है, जो कि आप आगे आपको दिखेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर भी यहाँ पर कुछ दिन बिताए थे। 19वीं सदी के मध्य में व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से मारवाड़ी, अग्रवाल, जायसवाल, बनिया आदि जातियाँ एक ताकतवर व्यावसायिक समूह के रूप में शहर में उपस्थित हुए। कौन कौन? मारवाड़ी, अग्रवाल, जायसवाल और बनिया। एक किस तरीके से? तो दोज हु रूल द इकोनॉमी दे गवर्न द गवर्नेंस। कहने का मतलब यह है कि जिनके पास पैसे रहता है वो कहीं ना कहीं ताकतवर समुदाय के रूप में जरूर डेवलप हो जाते हैं, और इन लोगों के पास, मारवाड़ी, अग्रवाल, जायसवाल, बनिया आदि जातियों के पास उचित मात्रा में धन था। ये व्यापारी, एजेंट, बैंकर और महाजन होते थे और शहर के व्यवसाय का नियंत्रण करते थे। शहर के व्यवसाय, दैट मीन्स वन हु कंट्रोल्स द इकोनॉमी कंट्रोल्स द सोसाइटी। तो ये इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। मारवाड़ी टोला, खलीफाबाग, सूजागंज में मारवाड़ी, नया बाजार में अग्रवाल, मशहूरगंज में मोहल्ले में जायसवाल लोग निवास करते थे। लेट्स मूव। ये आपने देख लिया कि ये सब एरिया है। इसका कहने का मतलब ये आपको याद नहीं रखना, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ द सिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द opportunities provided by the different community and at the same time on the basis of the profession. Let's move ahead. ब्राह्मण और कायस्थ स्थानीय ग्रामीण जातियां थी जो अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठाकर सरकारी पदों पर काबिज हुए। कौन कौन? ब्राह्मण और कायस्थ। और कायस्थ के बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है कि ये कहीं ना कहीं राजा के जो लिखित और जो लेखा पढ़ी से जो चीज़ें होती थी उसको संकलन करते थे, देख रेख करते थे। ये लोग शहर के मूदीचक एवं खंजरपुर इलाके में अपना बसेरा बनाया। कुछ ब्राह्मणों और कायस्थों का संबंध जमींदार परिवार से था। किससे था? जमींदार परिवार से था। शहर के दक्षिण पश्चिमी इलाका जैसे तातारपुर, कबीरपुर, मौलाना चक, शाहीगंज, हबीबपुर, हुसैनबाद, मतलब ये कहने का ये इंडिकेशन है कि दक्षिण पश्चिम वाला जो इलाका है भागलपुर का, डैट वाज समवेयर मुस्लिम्स बेल्ट। वहाँ पर मुस्लिम्स कम्युनिटी ज़्यादा बसी हुई है, जिसकी वजह से आपने दरगाह वगैरह भी उस इलाका में ज़्यादा देखे। कारीगर, बुनकर, मजदूर थे। अनेक मुस्लिम परिवार का सूफी संतों के साथ जो पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से इस शहर में निवास कर रहे थे, क्योंकि ये 12वीं से 18वीं शताब्दी तक कौन यहाँ पर? मुस्लिम्स राज हुआ करता था। तो समवेयर द मुस्लिम सूफी संत एंड पीपल वो ग्रो किए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। भागलपुर शहर में नाथनगर, चंपानगर मोहल्ले में परंपरागत व्यवसाय की विशिष्टता प्राप्त मुस्लिम जुलाहे और हिंदू ताती जनजाति ताती जाति से जाति के बुनकर रहा करते थे। बुनकर कौन थे? द प्रोडक्शन सिल्क बहुत ज़्यादा वहाँ पर था, तो सिल्क पे जो काम करते थे, रेशम की कपड़े, देखिए ये रेशम की कपड़े और धागे तैयार करने में मदद करते थे। कौन कौन? ये मुस्लिम जुलाहे और ताती जाति के लोग। 1862 में रेलवे की शुरुआत एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना ने शहर की काया पलट दी। किस किस चीज़ के ने? एक तो हो गया रेलवेज हम लोग क्या कहते हैं, रीढ़ होती है अर्थव्यवस्था के क्योंकि, और प्रशासन का भी रेलवे उस समय कहीं ना कहीं वो था, इम्पोर्टेंस था, क्योंकि अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य था कि जो उनको गवर्नेंस में भी हेल्प करे रेलवेज, एंड एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल को भी एक जगह से दूसरे जगह भेजने में। शिक्षण संस्थान भी यहाँ पर आई, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं जो है जो इम्पोर्टेंस है जिस सिटी भागलपुर का बढ़ जाता है। बहुसंख्यक लोग रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं की उम्मीद से शहर की तरफ आ रहे थे। जैसे जैसे भागलपुर की आबादी बढ़ने लगी,
बरारी में नए लोगों का बसना शुरू हो गया। कौन सा? बरारी वाज एक्सटेंशन ऑफ द सिटी। आगे हम लोग मूव करते हैं। रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों में आए नए मेहनतकश गरीब और कामगारों का एक नया वर्ग उभरा, जो बरारी कस्बे में गंगा नदी के किनारे कालीघाट स्थित मायागंज इलाके में कच्ची झोपड़ियों में रहने लगे। क्योंकि स्टार्टिंग में उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे कि सडनली वो अपना वहाँ पे घर डेवलप कर ले। अगर आप जाइएगा तो बड़ा मनोरम दृश्य है, कभी देखिएगा मायागंज के इलाकों को, आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से सिटी डेवलपमेंट हुआ था। हम लोग आगे मूव करते हैं। महाशय ढौढ़ी, यह विशाल इमारत का निर्माण 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में भागलपुर शहर के स्थानीय जमींदार महाशय वंश, देखिए महाशय वंश के परेशनाथ घोष ने गंगा नदी के किनारे चौकी नियामतपुर चंपानगर में अपने निवास स्थान के लिए करवाया था। कौन से? महाशय वंश, याद रखिएगा। अब ये महाशय वंश कौन से लोकेशन से लिंक्ड है? भागलपुर से महाशय वंश, तो याद रखिएगा। दिस इज द फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। आगे मूव करते हैं। महाशय वंश के परिवार के सदस्य मुगल काल से भागलपुर परगना नामक प्रशासनिक इकाइयों के कानूनगो पद पर कार्यरत थे। कानूनगो पद पर कार्यरत थे। कब से? अकबर के समय से, मुगल के समय से ही। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दीवानी का अधिकार प्राप्त किया और तब इस परिवार के लोग भागलपुर परगना के दीवान के पद पर नियुक्त हुए। बाद में भागलपुर के जिला कलेक्टर मिस्टर चेयरमैन ने परेशनाथ घोष को सुजानगर टप्पा का जमींदारी सनद आदेश प्रदान किया। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहा है कि किस तरीके से महाशय वंश के जो लोगों का कंट्रीब्यूशन है यहाँ के जो टैक्स कलेक्शन वगैरह में, तो वो डेट इज सिग्निफिकेंट। तो आप ये देखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आगे मूव करते हैं। ब्रिटिश शासन के भू राजस्व नीति की परिणाम स्वरूप अनेक जमींदार परिवारों का आगमन शहर में शुरू हुआ। दरअसल इनकी जमींदारी का क्षेत्र ग्रामीण इलाके हुआ करता था। कहाँ पर हुआ करता था? ग्रामीण इलाके से। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनली ही एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट थे और साथ में हमारी भूमि काफ़ी उपजाऊ थी, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा था, मॉनसून का सपोर्ट था, लेबर फोर्सेस अच्छे खासे थे, एंड साथ में ही साउथ बिहार से कहीं ना कहीं हमें टूल्स मिल जा रहे थे जो हार्ड थे, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, इस तरीके से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग गाँव में इसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए और ज़मींदारी के पैसे, ज़मींदारी कलेक्शन वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये लोग शहर के विभिन्न इलाकों में निवास करते थे। महाशय वंश बनेली, बरारी, अररुआ जैसे बड़े ज़मींदारों के साथ छोटे छोटे ज़मींदार भी शहर में मौजूद थे। जिस तरीके से आपका ये समझिए कि ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पर भी ज़मींदार हुआ करते थे और ब्लॉक लेवल पर छोटे छोटे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े हो जाते थे। इनकी ज़मींदारी का क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर, बांका, नौगछिया, पूर्णिया आदि शहर में था। कहाँ कहाँ पर? तो ये जो महाशय वंश था वो कहीं न कहीं ये बंगाल, मुंगेर, बांका, नौगछिया, पूर्णिया आदि तक में मिल रहे थे। शहर में मंदिरों, शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, अनाथालयों एवं परोपकारी कार्यों का संरक्षण प्रदान करने से इन लोगों का वहाँ के समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। ये कहीं ना कहीं जो इनका सर्विस सिस्टम था, डेट वाज वेरी मच इंटीग्रेटेड टाइप, मतलब एक दूसरे का हेल्प करना अलग अलग फॉर्मेट से, कभी कभी आप ये फिलैंथ्रोपिक वर्क से, कभी मतलब कि चिकित्सालय से, शिक्षण संस्थान से, तो कहीं ना कहीं उनका जो रेपुटेशन था सोसाइटी में, कनेक्टिविटी थी जो बढ़ गई। इस प्रकार कई कस्बों में को मिलाकर भागलपुर शहर दूर तक फैली अल्पसंख्य आबादी वाला शहर बन गया। और ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ सिटी फॉर्मेशन का रूप लेता है ये शहर। आगे हम लोग मूव करते हैं। भागलपुर के इर्द गिर्द स्थित कस्बे इसके नए उप शहरी इलाके बने। ये जो सब डिवीज़न और ब्लॉक हुए, ये क्या हुए? उप शहरी इलाके बन गए, जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया। आगे मूव करते हैं। व्यवसाय एवं व्यापार एवं उद्योग।
तो देखते हैं यहाँ की व्यवसाय, व्यापार और उद्योग कैसा था। हमने ऊपर में देखा कि इस काल में बाहर से आए व्यावसायिक समुदाय के लोगों ने भागलपुर शहर को अपना व्यापारिक ठिकाना बनाया। डैट मीन्स कॉमर्शियल प्लेस। जैसे आप लोग आजकल देखे होंगे, देर आर सो मेनी कॉमर्शियल सिटीज़। तो भागलपुर किस टाइप के सिटीज़ के रूप में उनके लिए उभर रहा है? तो फॉर दोज हु आर हैविंग वेरी मच ऑक्यूपेशन एज प्रोफेशन, तो उनके लिए व्यापारिक ठिकाना के रूप में रेलवे और गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण व्यापारिक गतिविधियां में और भी तेजी आई। क्यों? क्योंकि रेलवे से भी हो जाता था, जो मटेरियल था उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था, और गंगा नदी से आप जानते ही थे कि उस समय ट्रांसपोर्टेशन का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साधन था, क्योंकि ये जो रिवर रूट था उससे माल सप्लाई हो जाता था। नतीजा यह हुआ कि भागलपुर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित होने लगा। किस चीज़ के रूप में? कॉमर्शियल सिटी के रूप में डेवलप होने लगा। सिल्क, और इसके साथ क्या हुआ कि वो लोग जो प्रोफेशन में इंटरेस्ट रखते थे, जैसे मारवाड़ी हुए और फिर मुस्लिम्स कम्युनिटी से जो व्यवहारिक प्रोफेशनल थे वो आने लगे, तो कहीं ना कहीं बंगाल से लोग आने लगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको सिटी फॉर्मेशन के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। नाउ भागलपुर शहर के में स्टेशन चौक से खलीफाबाद तक का इलाका राजस्थान से आए मारवाड़ी समुदाय का आवास क्षेत्र था। कहाँ पर? तो आप ये देखिए, मारवाड़ी क्षेत्र का खलीफाबाग तक के इलाका का, स्टेशन चौक से खलीफाबाग। राजस्थानी परंपरा के दृष्टिगत रखते हुए मारवाड़ियों ने अपने घर के बाहर दुकान खोलकर व्यावसायिक गतिविधियों का प्रारंभ किया। मारवाड़ी के साथ साथ दूसरी अन्य जातियां जैसे दर्जी, मोची, नीलनगर, रंगरेज, छिपा और विशाती मुसलमान भी आए। अब देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं आई। ये क्या किया कि वहाँ पर जो सिटी डेवलपमेंट था, सर्विस सेक्टर को प्रोवाइड करने में हेल्प किए, जिससे कि फुल्ली डेवलप्ड सिटी और एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में डेवलप हुआ। राजस्थानी मोचियों की दुकान हडिया पट्टी में स्थित है। ये कहाँ है? सूजागंज बाज़ार से उत्तर। नाउ ये मोची चमड़े के ऊपर कसीदे का भी काम करते थे। घर में इनके घर और दुकान एक ही जगह थे। इसे हडिया पट्टी में मिट्टी बर्तन की दुकानें थी। इसी हडिया पट्टी में मिट्टी के बर्तनों की दुकानें थी। ये क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी हस्तकरघे इंडस्ट्री थे वो भी डेवलप हो रखे थे, जिससे कि लोगों के यहाँ पर जो मनी इंक्लूसिविटी था वो कहीं ना कहीं हर लोग के पास था। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन छोटे छोटे लेवल पर था। हडिया पट्टी के पूर्व दिशा में नीलगर और छैपाओं के ने शहर के कोतवाली के पास अपना बसेरा डाला था। तो ये जो कुम्हार थे उनका मुख्य काम क्या था? तो मिट्टी की बर्तनें बनाना। हडिया पट्टी से पूर्व दिशा में नीलनगर और छिपाओं ने शहर के कोतवाली के पास अपना बसेरा डाल रखा था। ये लोग कपड़ा रंगने का काम करते थे। यही विसाती के भी घर थे। ये विसाती कपड़ों में पर गोटा किनारी और फुल बेल बूटे का काम करते थे। ये विसाती किस चीज़ का काम करते थे? कपड़ों पर, क्योंकि वहाँ पर सिल्क प्रोडक्शन एंड ऑल, उसकी प्रोफेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा था। महिलाएं बंधेज की चुनरी और रंगने की काम करती थी। बंधेज की चुनरी, और देखिए ये क्या दिखाना चाह रहा है कि इवन द वुमेन वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम द प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ दैट एरिया। लहरी टोला, मस्जिद गली और तातारपुर में बसे मनियार लाह की चूड़ियाँ बनाते थे। लहरी टोला, मस्जिद गली, तातारपुर में क्या होती थी? लाह की चूड़ी बनती थी। कचौड़ी गली में हलवाई की दुकानें थी। सोनापट्टी जो सूजागंज से पश्चिम दिशा में है, सुनारों का मोहल्ला था। ये क्या दिखा रहा है? ऑल दीज थिंग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन दैट हाउ द सोसाइटी वॉज ट्रूली अ सिटी। ईच एंड एवरी काइंड ऑफ प्रोफेशन और सेल्फ सफिशियंट सिटी का ये उदाहरण है। सोचिए कितना, मतलब हाउ मच इन डेप्थ दिस भागलपुर सिटी वाज डेवलप्ड। यू विल सरप्राइज कि कैसा सिटी एकदम डेवलप हो रखा था। दिस इज अ सेल्फ सफिशियंट सिटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, गंगा नदी के किनारे स्थित मोहल्ले गोलाघाट, सराय, मसूरगंज रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा एवं मिर्जानगंज हाट स्टेशन से दक्षिण दिशा में
अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे। ये क्या दिखाना चाह रहा है? समवेयर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, जिसकी वजह से फूड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी रहेगा तभी तो सिटी सस्टेन करेगा, हेल्दी लोग रहेंगे। तो ये यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है। मिर्जान हाट से सटे गुरहट्टा में गुड़ का कारोबार होता था। डैट मीन समवेयर नियर बाई द एरियाज जो है वो गन्ना का खेती हुआ करता था, तभी तो गुड़ का अवेलेबिलिटी है, मार्केट है बगल में। मिर्जान हाट से सटे गुरहट्टा में हम लोग आगे मूव करते हैं। भागलपुर शहर के बड़े व्यापारियों ने सर्वप्रथम मिसेस भुदरमल चंडी प्रसाद का नाम आता है। किनका नाम आता है? द सिग्निफिकेंट पर्सन एमंग दीज ट्रेडर्स वर मिसेस भुदरमल चंडी प्रसाद। ये राजस्थान के भागलपुर आए थे और इस परिवार को भागलपुर में निवास करते हुए 200 से अधिक वर्ष हो गए हैं। यह फार्म बैंकिंग, सोना चांदी, गल्ला, तसर, रेशम का व्यापार करता था। इसके अलावा मिसेस बोहित रामचंद्र, मिसेस शोभा राम जोरती राम, मिसेस जयराम दास, हनुमान दास, मिसेस जानकी दास बैजनाथ, मिसेस जीवन राम रामचंद्र आदि फर्म भागलपुर में थे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आप जहाँ पर भी मेसर्स देखिएगा आपका इंडिकेशन, यू शुड अंडरस्टैंड दैट समवेयर दे आर टॉकिंग अबाउट भागलपुर। इन फार्म बैंकिंग में कंपनियों का विक्रय, एजेंट, हड्डी के काम के अतिरिक्त सिल्क, सूती, ऊनी कपड़े, किराना, अनाज, तेल, थोक का व्यापार था। तो आप समझ गए कि किस तरीके से छोटे छोटे व्यवसाय भी अलग अलग उसमें डेवलप हुआ रहा था। और सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है कि ये सिटी इस रूप में डेवलप की गई थी कि समवेयर दीज प्रोफेशनल्स वर गिवन द सिक्योरिटी। तभी तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान से लोग यहाँ पर व्यवसाय करने आ रहे हैं, अपना घर बसा ले रहे हैं, 200 साल तक रह रहे हैं। मतलब व्हाट काइंड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एट द सेम टाइम सिक्योरिटी ऑफ द बिजनेस द रूलर शुड हैव प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दैट टाइम। लेट्स मूव अहेड। भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। सबसे प्रसिद्ध उद्योग क्या है? तसर सिल्क का कपड़ा। ये वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी बीपीएससी हैज आस्क्ड मेनी टाइम्स एंड एट द सेम टाइम इन प्रीलिम्स एंड मेंस। लेट्स मूव अहेड। यह व्यवसाय बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, इसीलिए इस शहर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ 1810 में करीब 3275 करघे चल रहे थे। कितने? 1810 में 3200। मतलब हाउ मच साउंड प्रोफेशनलिज्म वाज देयर and at the same time availability of employment will be there. Employability of the city will be very high. Let's move ahead. इस व्यवसाय का प्रमुख केंद्र चंपानगर और नाथ टोला था। That means the center of this profession was चंपानगर and नाथनगर मोहल्ला। तसर का कोया, बांकुरा, संथाल परगना और गया से आता था। कहाँ से आता था ये तसर? तो कोया, बांकुरा, संथाल परगना एंड गया से। तभी आप देखे होंगे कि सिल्क इंस्टीट्यूट जो है, ये जो आपको सार वाला रांची में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जो अंग्रेज 1921 में बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? लैक इंस्टीट्यूट। तो क्यों बनाए हैं ये? बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल सच इन रॉ मटेरियल वाज देयर। लेट्स मूव अहेड। जगदीशपुर के पुरानी गांव में धागा तैयारी का काम होता था। फिर धागा नाथनगर, चंपानगर के बुनकरों के घर पहुंचता था, जहां हथकरघे पर रेशम के कपड़े तैयार होते थे। पटवा, मोमिन, जुलाहा, तांती, ये सारे इस पेशे में लिप्त थे। रेशम और सूत की मिलावट को से बाफ्टा तैयार किया जाता था। बाफ्टा कैसे बनता था? रेशम और सूत की मिलावट से। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत फैक्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाफ्टा एक ही रंग के रेशमी कपड़ों का टुकड़ा होता है जिसे बुनने के बाद रंगा जाता है। इसका टुकड़ा 20 से 22 हाथ लंबा एवं 1 से 1.5 हाथ चौड़ा होता है। समझ गए होंगे। और ये बाफ्टा कहाँ भेजा जाता था? यूरोपीय देशों में। वेयर? यूरोपियन नेशंस। सो दिस क्योंकि वहाँ पर डिमांड वाज सो मच हाई। नेक्स्ट मूव अहेड। शासन प्रबंध। शासन प्रबंध कैसा था हम लोग देखते हैं। जब भारत अंग्रेजी शासन का स्थायी स्वरूप ग्रहण करने लगा, तब अंग्रेज ने अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए देश में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाले। क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन ब्रिटिशर्स केम दे चेंज द गवर्नेंस प्रोसेस ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर ईज। वो अपने बेनिफिट के लिए प्रशासन को भी नई व्यवस्था के अनुसार लाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार। उस समय की प्रशासनिक इकाइयाँ के कार्यालय शहरों में अवस्थित थे। कहाँ पर थे? शहरों में अवस्थित थे।
आइए हम भागलपुर के प्रशासन प्रबंध के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा एक जिला में स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानें। तो ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जो गवर्नेंस पैटर्न था उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। लेट्स सी, 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया। कब बनाया गया? 1774 ईस्वी में। रिमेंबर दिस फैक्ट। जिले के सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर कहलाता है। भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर ऑगस्ट क्लीवलैंड था। कौन था? ऑगस्ट क्लीवलैंड वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ भागलपुर। कलेक्टर की सहायता के लिए जिले के सदर व दफ्तर में डिप्टी कलेक्टर, सब डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर हुआ करते थे। 1936 में जिला को 4 सब डिवीजन में बांटा गया। भागलपुर सदर, बांका, मधेपुरा, सुपौल में बट गया। यह डिवीजन सबसे बड़ा अफसर, सब डिविजनल अफसर एसडीओ के कहलाता था। जिले के न्याय विभाग के लिए का सबसे बड़ा अफसर डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज कहलाता था, जिसको जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं। दीवानी मुकदमों के में इनकी सहायता के लिए सबऑर्डिनेट जज और मुंसिफ होते थे। फौजदारी मुकदमे में जिला मजिस्ट्रेट तथा डिप्टी सब मजिस्ट्रेट होते थे। द सेम टाइप ऑफ गवर्नेंस विच स्टिल इज गोइंग ऑन, वो उस समय भी प्रैक्टिस हुआ करता था। डैट मीन्स आप यहाँ से क्लियर कट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों में था, जो अंग्रेज ने प्रणाली चलाए, वो आज भी चलता आ रहा है। आपको हम लोग आगे देखते हैं। जिले की पुलिस एग्जैक्टली द सेम, थाना किस तरीके से पुलिस के अंदर में रहता था, दरोगा वगैरह का सीन है। तो अभी से कुछ भिन्न नहीं है, सारा चीज़ सेम है। हम लोग नगर पालिका आप देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। नगर पालिका 10 वर्ग मील की में विस्तृत भागलपुर शहर के नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। जनसाधारण द्वारा निर्वाचित एवं सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के द्वारा इसका प्रबंधन होता था। नगर पालिका में 22 सदस्य होते थे, जिसमें 7 सदस्य मनोनीत, 14 निर्वाचित। अपनी सीमा क्षेत्र में शहर के सफाई, सड़क, पुल, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य का जवाबदेही नगर पालिका की जिम्मेदारी थी। शहर में पीने के पानी का अभाव दूर करने के लिए भागलपुर नगर पालिका द्वारा 1887 ईस्वी में एक जलागार का निर्माण किया गया था। 1896-97 में इसका विस्तार चंपानगर, नाथनगर की ओर किया गया था। डैट मीन्स आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सिटी का मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसिटीज़ के रूप में अंग्रेज कर रहे हैं। जलागार को बड़ा बनाने के लिए सरकार नगर पालिका को 3 लाख रुपये कर्ज दिए थे। 1936-37 ईस्वी में नगर पालिका का कुल सालाना आय 4.5 लाख रुपये थी। भागलपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत शहरी कुल आबादी 1872 में 65,377 थी, जिसमें जो 1931 में 83,847 हो गई। ये एक डेमोग्राफिक चेंज के बारे में बताया गया। शैक्षणिक विरासत के रूप में हम लोग देखते हैं भागलपुर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। विभिन्न कालखंड से गुजरते हुए भागलपुर में अपनी शैक्षणिक पहचान को कायम रखा। प्राचीन काल में अंतिचक भागलपुर के नज़दीक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जो पिछली बार बीपीएससी में आपको पूछा गया था 69वीं में, याद रखिए। तो मध्य में था। तो मध्य काल में मौलाना चक का खानकाह शाहबाजिया हुआ करता था। मौलाना चक आपने अभी रिसेंटली पढ़ा किस तरीके से उसका नाम मौलाना चक पड़ा था। खानकाह क्या होता है? ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा के लिए, हायर सेकेंडरी शिक्षा और उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार में यहाँ के जमींदार, बंगाली, मारवाड़ी, ईसाई समुदाय की अहम भूमिका रही। सरकारी स्तर पर 1837 ईस्वी में जिला स्कूल बना। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि भागलपुर का जिला स्कूल कब बना? 1837 ईस्वी में। मारवाड़ी कन्या पाठशाला, बाल संबोधनी स्कूल मारवाड़ियों की देन थी। चर्च मिशनरी सोसाइटी द्वारा आदमपुर में प्राथमिक एवं हाई स्कूल 1854 में एवं चंपानगर में अल्पसंख्यक मध्य विद्यालय के संचालन किया जाता था। मानिक सरकार द्वारा स्थित दुर्गाचरण प्राइमरी स्कूल 1860 ईस्वी में व हाई स्कूल 1937 ईस्वी में बंगाली समुदाय के योगदान की दास्तां सुना रहे हैं। इसी दुर्गाचरण प्राइमरी स्कूल में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने शिक्षा हासिल किया था, आरंभिक शिक्षा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय महान लिटरेट थे ये। शहर के स्थानीय जमींदार तेज नारायण सिंह 1883 ईस्वी में तेज नारायण जुबली कॉलेजिएट
हाई स्कूल तथा 1887 में तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है शैक्षणिक स्तर पे भागलपुर में। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं वाणिज्य शिक्षा की मांग को देखते हुए, क्योंकि ये कॉमर्शियल सिटी था, ये मारवाड़ी समुदाय ने 1941 ईस्वी में मारवाड़ी कॉलेज का स्थापना किया। भागलपुर में महिला शिक्षा की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। श्री अरविंद घोष के पिता श्री कृष्णधन घोष ने मोक्षदा बालिका विद्यालय 1868 ईस्वी में खोला। 1868 ईस्वी में जनाना मिशन स्कूल भी खोला गया महिला उच्च शिक्षा के लिए। मोक्षदा बालिका परिसर में 15 अगस्त 1949 को महिला महाविद्यालय की बुनियाद डाली गई। अब जहाँ पर दाल लगा हुआ दिखेगा समझ जाइएगा कि ये बंगाली कल्चर से लिंक्ड है और कहीं ना कहीं ये भागलपुर में डेवलप्ड किया गया। बाद में बरारी के जमींदार मोहन नरेश ठाकुर ने दान में खंजरपुर मोहल्ले में इस महाविद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराई। इसीलिए उनकी मां के नाम पर इस महाविद्यालय का नामांकन सुंदरवती महिला महाविद्यालय हुआ। तकनीकी की क्षेत्र में आप जानते होंगे कृषि 1910 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेंस के पर्सपेक्टिव से एंड प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 1910 ईस्वी में सबौर में स्थित बिहार कृषि कॉलेज का नींव तत्कालीन गवर्नर सर एंड्रीज फ्रेजर ने रखी थी। याद रखिएगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए या 2-3 बार सुन लीजिएगा, काफ़ी है। इस कॉलेज की गिनती एशिया के महत्वपूर्ण कॉलेज में हुआ करता था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए इससे कृषि शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए। रोजगार परक शिक्षा डैट मीन्स प्रोफेशनल बेस्ड एजुकेशन 1947 से 21 में सिल्क इंस्टीट्यूट नाथनगर में शुरू किया गया। कहाँ पे? नाथनगर में। यहाँ शिक्षा के प्रसार पुस्तकालयों के अहम योगदान है। सबौर स्थित बिहार कृषि कॉलेज, तेजनारायण बनैली कॉलेज TNB जो इसको बोलते हैं, भागलपुर कलेक्ट्रेट समाहरणालय और भगवान पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय, बंगला इंस्टीट्यूट में पुस्तकों की अच्छी संग्रह है। That means the contribution of library in the development of the city of Bhagalpur is also one of the important reason. Now coming to the next cultural activities, सांस्कृतिक गतिविधियाँ। स्वतंत्रता पूर्व भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही है। That means culturally the भागलपुर area is also very much sound. इस परिदृश्य में भागलपुर की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का विवरण अपने आप में दिलचस्प है। यदि हम भागलपुर के सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो शहर में अनेक नामी गिरामी साहित्यकारों, साहित्यकर्मी, रंगकर्मी, शिल्पकारों, संगीतकारों, फोटोग्राफरों का जमघट लगा रहता था। तो हम लोग देखते हैं वो कौन हैं लोग। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है। शरत चंद्र चटर्जी, विभूतिभूषण बंदोपाध्याय एंड रविन्द्रनाथ टैगोर भागलपुर में प्रवास कर चुके थे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फॉर प्रीलिम्स। आगे हम लोग मूव करते हैं। लेकिन उस समय जिस साहित्यकार ने यहाँ पर लंबे समय तक इस शहर में अपना लेखन जारी रखा था वो थे बलाई चंद्र मुखर्जी। उन्हें लोग बनफूल के नाम से जानते थे। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बनफूल के नाम से। किनको? बलाई चंद्र मुखर्जी को। भागलपुर के साहित्यकर्मी एवं रंगकर्मी राधा कृष्ण सहाय ने उनकी कई रचनाओं का बंगला में हिंदी अनुवाद किया है। शरत चंद्र के कालजाई उपन्यास देवदास विभूतिभूषण बंदोपाध्याय ने पाथिर पंचाली का सृजन भागलपुर में ही किया था। याद रखिए, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मतलब कि हाउ मच साउंड इट वाज लिटरेरी भागलपुर। सच कहूँ तो इतने गहराई से भागलपुर को बीइंग ए बिहारी मैं नहीं जानता था। पहली बार ABSC की किताब पढ़ने के बाद पता चला कि हाउ मच दिस भागलपुर वाज ऑल्सो एजुकेशन सेंट्रिक सिटी। यह भी कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना गीतांजलि का कुछ अंश भागलपुर में रचा था। वाह, जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इस काल में भागलपुर का हिंदी साहित्य भी रचा गया। डॉक्टर राधाकृष्ण ने भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक संस्था भी बनाई। शीघ्र ही इस शहर में साहित्यिक गतिविधियाँ का केंद्र बन गया। हिंदी के जिन प्रमुख रचनाकारों ने भागलपुर का गौरव बढ़ाया वो थे शिवनंदन प्रसाद व्यंग, डॉक्टर शिव शंकर वर्मा कथा लेखन, जनार्दन प्रसाद झा द्विज आदि। हम लोग आगे मूव करते हैं। भागलपुर के रंगमयी रंगमंचीय नाटक का इतिहास कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। भागलपुर सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए शरत चंद्र ने
कई नाटक लिखे थे शरत चंद्र ने, याद रखिएगा। यहाँ पर थिएटर भी था। अद्विंदी बाबू नाम का एक व्यक्ति प्रत्येक साल कोलकाता से भागलपुर आकर यात्रा प्रदर्शन करता था। उसी क्रम में पृथ्वी थिएटर भी भागलपुर आया था और जिसने कई नाटक मंचित किए थे। हरिकुंज लिखित, वैसे ही शहर की परंपरा का पहला नाटक हरिकुंज लिखित बाबरी मीरा था, जिसे हरिकुंज ने खुद निर्देशित किया था। और लेकिन रंगमंची आंदोलन के रूप में जिसे भागलपुर दर्शकों को का ध्यान अपनी ओर खींचा था वह था अभिनय भारती, याद रखिएगा, अभिनय भारती। आगे हम लोग मूव करते हैं। हीराकुंज भागलपुर की सांस्कृतिक कर्मी। 1938 ईस्वी में हीराकुंज की भागलपुर शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु चरण संस्थाओं का नींव डालने में विशेष भूमिका निभाई। ये संस्थाएं हैं हिंदी यात्रा पार्टी, श्री गौरंगा तांत्रिक समिति, बागेश्वरी संगीतालय व चित्रशला में आप देख लीजिए कौन कौन है। इस जमघट के कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु, राष्ट्र कवि गोपाल सिंह नेपाली, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों में शामिल थे। इवन भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान, तो आप इम्पोर्टेंट, ये भागलपुर शहर के सांस्कृतिक कर्मी हैं ये लोग। तो देखिए कितना रिच था भागलपुर। मुझे नहीं लगता कि भागलपुर के लोग भी इतने अच्छे से इस भागलपुर के बारे में जानते होंगे। लेट्स सी द लास्ट वन। हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये चैप्टर लंबा जा रहा है, हम लोग सांस्कृतिक धार्मिक स्थल देख करके इसको फिनिश करेंगे। नेक्स्ट एडिशन में हम आपको इंडिया कल्चर का भी कंटेंट को लेकर के आएंगे। इसमें भागलपुर शहर के गंगा नदी की दक्षिणी तट पर बूढ़ानाथ मोहल्ला, बाबू बूढ़ानाथ महादेव मंदिर हिंदुओं का प्रसिद्ध उपासना स्थल है। ये है बूढ़ानाथ मंदिर। आगे हम लोग बाबू मोहन शाह और बाबू रामकृष्ण भगत ने मंदिर परिषद में 2 धर्मशालाएं बनाई थी जहां यात्रियों को ठहरने की अच्छी व्यवस्था थी। यह चैत्र और अश्विन नवरात्र में विशेष उत्सव से जिसमें हिंदू श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। जैन के 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य का जन्मभूमि होने के कारण भागलपुर जैनियों का भी पवित्र स्थान मानी जाती है। शहर के नाथनगर मोहल्ला में दिगंबर जैन मंदिर एवं चंपानगर में श्वेतंबर जैन मंदिरों की पूज्य स्थल है। आप ये सब बात समझ गए होंगे। हरावाव में राज्य के जमींदार धनपत सिंह ने तीर्थयात्रियों को ठहरने के लिए श्वेतांबर का धर्मस्थल भी बड़ी उदारता से बनवाई थी। और मारवाड़ी मोहल्ला में जैनियों के अनेक केंद्र थे। सिख संप्रदाय का भी उपासना स्थल बाजार एवं खलीफा बाग मोहल्ला में स्थित है। ईसाइयों के लिए 1845 में घंटाघर के निकट तथा 1854 में कर्णगढ़ में गिरजाघर की भी बनाई गई है। तो ये यहीं पे हम लोग आज इसको फिनिश करेंगे भागलपुर के बारे में। और जो नेक्स्ट एडिशन हमारा आएगा उसमें मैं इंडिया कल्चर जो वेबसाइट है उस पर जो बिहार सरकार ने भागलपुर के बारे में फैक्ट्स दिए हैं उसको मैं सेकेंड एडिशन ऑफ भागलपुर वाला में लाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि देखिए, आप जिस जगह पे जाना चाह रहे हैं आप उस जगह के बारे में जानिए ताकि वहाँ की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन सारी चीज़ों का पता रहे आपको। और बीपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं जो कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में फ़ायदा करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर समय लगता है, लेकिन विजडम ट्री का ये कोशिश है कि आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाए रेदर देन कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट की प्रीलिम्स का अलग से, मेंस का अलग से, इंटरव्यू का अलग से। नो, दिस इज इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।